हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज क्रश। आई एम मुस्तज़ाब हैदर। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। सो यूरोपियंस का आगमन हुआ और इस यूरोपियंस का आने का जो रीज़न था या फिर कैसे इन्होंने सी रूट्स फाइंड किए, क्या वजह रही कि यूरोपियंस को आके यहाँ पे कॉलोनाइजेशन भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे सब चीज़ समझेंगे। तो बिफोर द ब्रिटिश एम्पायर को एक तरह से ब्रिटिश एम्पायर की सेटलमेंट होने से पहले इंडिया का ट्रेड होता था यूरोपियंस के साथ। बट जो ट्रेड होता था वो सी रूट के ज़रिए, वो लैंड रूट के ज़रिए होता था। जितने भी लैंड रूट्स थे वो लैंड रूट्स थे इजिप्ट, सीरिया और ऑक्सन वैली को होके जाते थे। तो इन 15 सेंचुरी जो यूरोप में एरा था, यूरोपियन एरा था, वो एक तरह से वहाँ पे डिस्कवरीज हो रही थी, न्यू शिप बिल्डिंग्स, इनोवेशन काफ़ी तरीके के इनोवेशंस हो रहे थे। उसी टाइम पे 1492 में एक इटालियन एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका को डिस्कवर करता है। और उसी के 6 ईयर्स बाद, आफ्टर 6 ईयर्स, वास्को डिगामा जो पोर्तुगल से बिलोंग करता था, वो डिस्कवर करता है इंडिया तक आने के सी रूट्स। और उसके आने के बाद यूरोपियंस के सेंटर्स बनने शुरू हो जाते हैं इंडिया में, और इंडिया तक सी रूट पूरी तरह से खुल जाता है यूरोपियंस का। और जितने भी यूरोपियंस आते हैं वो फेज बाय फेज आते हैं। फर्स्ट उनमें सबसे पहले आना होता है पोर्टुगीज का। तो पोर्टुगीज आते भी सबसे पहले हैं और वो जाते भी सबसे बाद में, मतलब सबसे एंड में वो इंडिया से वापस जाते हैं। और पोर्टुगीज के बाद आते हैं ब्रिटिशर्स के बाद डेन्स, फिर उसके बाद फ्रेंच एंड में आते हैं। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि उन्हें सी रूट फाइंड क्यों करना पड़ा, वाई, मतलब जितने भी ये यूरोपियंस थे, वाई दे वांट टू फाइंड द सी रूट टूवर्ड्स इंडिया। जितने भी गुड्स यूरोपियंस तक पहुंचते थे उस टाइम पे, जितने भी यूरोपियंस तक गुड्स पहुंचते थे वो गुड्स वाया लैंड रूट्स पहुंचते थे, क्योंकि ऑलरेडी लैंड रूट्स के जरिए ट्रेडिंग होती थी यूरोपियंस एंड इंडिया की। और वो लैंड रूट्स जितने भी लैंड रूट्स के थ्रू पहुंचते वो काफ़ी टेरिटरीज को होके जाते थे, काफ़ी टेरिटरीज के में से ट्रेड होके वो यूरोपियंस तक पहुंचते थे। और इस बीच में जितने भी मीडियोकर थे, जैसे कि अरब, पर्शिया, जितने भी ट्रेडिंग होती थी वो पर्शिया वाया सीरिया को होके यूरोपियंस तक पहुंचती थी। तो इसमें जितने भी अरब्स थे या फिर और जो मीडियोकर थे या जो रूलर्स थे उस पर्शियन गल्फ वगैरह के, वो क्या करते थे, उस पर हैवी ड्यूटीज और टोल्स लगाते थे। और उन टोल्स से वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करके आगे यूरोपियंस तक पहुंचाते थे। इससे उन्हें काफ़ी एक्सपेंसिव वो गुड्स पड़ते थे, और उसकी वजह से वो उन गुड्स को सही तरह से नहीं यूटिलाइज कर पाते थे, क्यों, और इसीलिए उन्हें सी रूट्स फाइंड करने की ज़रूरत पड़ी। और बात ये रही, जब इन 7th सेंचुरी रोमन एम्पायर डिक्लाइन हुआ, सीरिया को अरब ने कैप्चर कर लिया है। 7th सेंचुरी में फिर सीरिया के रूट्स को और पर्शियन गल्फ के रूट को अरब के अंडर आ गए, अरब ने पूरी तरह कैप्चर कर लिया। तो जितने भी रूट्स थे वो बंद हो गए। उसके बाद 1453 में फिर टर्क ने कॉन्स्टेंटिनोपल को कॉन्कर किया। उस टाइम पे पूरी तरह से यूरोपियंस के रूट्स, लैंड रूट्स ब्लॉक हो गए टूवर्ड्स इंडिया, जो इंडिया तक पहुंचते थे। तो इसीलिए उन्हें नए रूट्स फाइंड करना चाहते थे, नए रूट्स फाइंड करना चाहते ताकि वो डायरेक्ट ट्रेडिंग कर सकें इंडिया से, इंडिया में अपने सेंटर स्टैब्लिश कर सकें। तो इसके लिए उन्हें सी इन रूट्स को फाइंड करना पड़ा, जिसमें उन्होंने सबसे लंबा रूट लिया जो अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से होके इंडिया तक पहुंचता है। तो ये थी कहानी कि उन्हें सी रूट्स क्यों फाइंड करने पड़े यूरोपियंस। टॉपिक है वो है एडवेंट ऑफ पोर्टुगीज़। इसका आगमन होता है इंडिया में सबसे पहले, और इसी से शुरुआत हो जाती है यूरोपियन की कॉलोनाइजेशन होनी इंडिया में। ये कैसे शुरू हुआ, जैसे कि रोमन एम्पायर डिक्लाइन हुआ तो अरब के डोमिनेंस बढ़ गया इजिप्ट और पर्शिया में, तो उसकी वजह से इन्हें नए सी रूट्स फाइंड करने पड़े। कॉन्स्टेंटिनोपल 1453 में टर्क ने कॉन्कर कर लिया। तो ऐसे फिर इनकी स्टार्टिंग होती है। और यही टाइम था यूरोपियन एरा के नाम पे हम जानते हैं, 15th सेंचुरी, जिसमें यूरोपियंस नई टेक्नोलॉजीज के साथ डेवलप हो रहे थे और नई शिप बिल्डिंग इनोवेशन उनमें आ रही थी। और जब वो नई शिप बिल्डिंग्स वगैरह में डेवलपमेंट ला रहे थे या फिर इनोवेशन या नेविगेशन पे वो काम कर रहे थे, तो वो ये भी चीज़ चाह रहे थे कि किसी तरह हम बड़े बड़े सी रूट्स को फाइंड करें, दूसरी कंट्रीज़ को डिस्कवर करें। तो इसलिए वो एडवेंचरस एक तरह से उस टाइम पे थे, तो इसीलिए उन्होंने अपनी नेविगेशन को एक तरह से यूज़ करके आगे वो इतने लंबे लंबे रूट्स को उन्होंने
तय किया। उसके बाद वो इतने दूरियां उन्होंने तय करके वो इंडिया तक पहुंचे और काफ़ी ईस्टर्न कंट्रीज तक भी पहुंचे। इसी में क्या होता है, डिवीज़न होता है नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड का बिटवीन टू कंट्रीज़। कौन कौन सी कंट्रीज थी वो? पोर्तुगल एंड स्पेन। और ये आती है ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास। ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास होती है 1494 में, इन दोनों कंट्रीज के बीच में होती है, जिसमें नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड्स आपस में डिवाइड होते हैं इनके, जिसमें पोर्तुगल को ग्रांट किया जाता है ईस्टर्न वर्ल्ड और स्पेन को ग्रांट किया जाता है वेस्टर्न वर्ल्ड। या फिर तभी से सी रूट फाइंड करना स्टार्ट कर देता पोर्तुगल। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक रहेगा वो इज गवर्नर्स। और पोर्तुगीज गवर्नर्स में भी हम उनकी बात करेंगे जिनका इन्फ्लुएंस रहा है पोर्तुगीज की तरफ से इंडिया में। तो उसमें पहला नाम जो वास्को दी गामा, और वास्को दी गामा सबसे पहले इंडिया में आता है 398 में और कैलिकट पोर्ट पे पहुंचता है। जोमोरिन रूलर होता है कैलिकट से, वो उसका वार्म वेलकम करता है, क्योंकि उसका जितना भी जोमोरिन का जितना भी किंगडम है वो रिलाई होता है ट्रेड पे। तो उसके लिए शायद एक नई अपॉर्चुनिटी होती है ट्रेडिंग की, जिसमें वो आगे अपने ट्रेडिंग को बढ़ा के अपने किंगडम को और बढ़ा सकता है। जब वास्को डी गामा उस टाइम पे पहुंचता है इंडिया में, उस टाइम पे अरब ट्रेडर्स काफ़ी ट्रेडिंग करते हैं इंडिया से, और यही ट्रेडर्स होते हैं जो यूरोपियंस तक अपने गुड्स को पहुंचाते थे। अरब ट्रेडर्स को ये चीज़ महसूस होती है कि शायद अगर पोर्तुगीज यहाँ पे आने लगे तो शायद उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा। उन्हें ये इस चीज़ को लेकर कॉन्शियस थे वो काफ़ी। थी पोर्तुगीज इस इंटेंशन से आए थे वो किसी भी तरह मतलब इंडिया में मोनोपोलाइज करें अपने ट्रेडिंग को, और जितना भी ट्रेड है अरब या जितने भी उनके कॉम्पिटिटर्स हैं उसे पूरी तरह से एक्सक्लूड करें। और उसमें सबसे पहले अरब्स की बात आती है। अरब्स को पूरी तरह से एक्सक्लूड करना चाहते थे इंडियन ट्रेडिंग से। तो जब 1501 में दोबारा से वास्को डी गामा आता है, जोमोरिन को फेस ऑफ करना पड़ता है, क्योंकि जोमोरिन पूरी तरह से मोनोपोलाइज किसी भी पर्टिकुलर कंट्री या फिर वो ट्रेडिंग नहीं करवाना चाहता था। तो हमारे दूसरा हमारा गवर्नर आता है वो आता है फ्रांसिस्को दे अल्मेडा। इनका जो टाइम रहता है 1505 से 1509 तक रहता है, जैसे कंसोलिडेट करने के लिए पोर्तुगीज एम्पायर को इंडिया में, और वो पूरी तरह से एक्सक्लूड करने की कोशिश करता है जितने भी अदर उसके कॉम्पिटिटर होते हैं या फिर दूसरे ट्रेडर्स होते हैं। बट उसे उस टाइम पे जितने अपोजिशन उसे फेस करना पड़ता है, किससे? एक तो ममलुक ऑफ इजिप्ट एंड द सेकंड वन इज जोमोरिन अगेन। तो फिर इनकी एक वॉर होती है, नवल वॉर होती है 1507 में, जिसमें उन्हें पूरी तरह से पोर्तुगीज को डिफीट कर दिया जाता है बाय द जोमोरिन एंड द इजिप्ट सुल्तान। बट उसके बाद सीधा ही वो एक पॉलिसी लेके आता है, जिस पॉलिसी का नाम होता है ब्लू वाटर पॉलिसी। इसे ही कार्टेज सिस्टम कहते हैं। ये जो पॉलिसी होती है ब्लू वाटर पॉलिसी या कार्टेज सिस्टम, इसमें क्या होता है कि पोर्तुगीज एम्पायर के द्वारा एक लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा या फिर वो पास के तौर पे प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी शिप्स इंडियन ओशन में एंटर करेंगे, इंडिया में वो ट्रेडिंग करना चाहेंगे, उन्हें ये ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत पोर्तुगीज एम्पायर एक पास प्रोवाइड करेगा। पेंसो दी अल्बुकर्क, जो कब तक गवर्नर रहता है 1509 से 1515 तक। तो इसको इस्टेब्लिश करने के लिए सबसे बड़ा हाथ जो था इसी गवर्नर का था, अल्बुकर्क का। और अल्बुकर्क पूरी तरह से अब ट्रेडिंग सिस्टम को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और जितने भी शिप बिल्डिंग सेंटर्स होते हैं उन्हें वो कंट्रोल कर लेता है। 1510 में सुल्तान ऑफ बीजापुर कॉन्कर करता है, और यही टाइम होता है पहली बार इंडिया का कोई पार्ट किसी यूरोपियन के अंडर आता है आफ्टर द अलेक्जेंडर द ग्रेट। इसी के टाइम पे पोर्तुगीज की स्टैब्लिशमेंट होनी शुरू हो जाती है इंडिया में, एज ए मर्चेंट, एज ए लैंडलॉर्ड्स के सेटल होने शुरू हो जाते हैं। यही एक ऐसा गवर्नर था जिसके टाइम पे स्टार्ट हुई थी एबोलिशन ऑफ सती सिस्टम। जो सती सिस्टम का एबोलिशन की सबसे पहले जो बात करने वाला था वो अल्फोंसस दी अल्बुकर्क ही था। इसके बाद जो एंड में जो एबोलिश होता है वो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा विलियम बेंटिक की हेल्प से होता है। अल्बुकर्क के बाद जितने भी गवर्नर्स आए वो इतने इन्फ्लुएंशियल नहीं रहे। जो गवर्नर था नीनो द कुना 1529 से 1538 तक रहा, ये काफी इन्फ्लुएंशियल रहा। के टाइम पे इसने हेडक्वार्टर को शिफ्ट किया कोचीन से गोवा को हेडक्वार्टर शिफ्ट किया। इसने आइलैंड ऑफ बसीन भी सिक्योर किया विद द हेल्प ऑफ बहादुर शाह ऑफ गुजरात। तो बहादुर शाह गुजरात और इसके जो नीनो द कुना, ये पोर्तुगीज के रिलेशन काफ़ी अच्छे थे। वो अच्छे इस वजह से हुए थे, बहादुर शाह गुजरात ने हेल्प ली पोर्तुगीज की, ताकि वो मुगल्स को फेस ऑफ कर सके और गुजरात से मुगल्स को वापस कर सके, मुगल्स को हटा सके। और जैसे ही मुगल्स गुजरात से वापस हुए या फिर गए, तो इन दोनों के बहादुर शाह गुजरात और पोर्तुगीज के रिलेशन भी खराब हो गए। जैसे ही इनके रिलेशंस खराब हुए 1537
पोर्तुगीज ने बहादुर शाह ऑफ गुजरात को भी मार दिया। और इसी टाइम पे नींदो द कुतः के टाइम पे बंगाल में भी इन्फ्लुएंस हुआ, सेटलमेंट करने लगे पोर्तुगीज की, और हेडक्वार्टर इन्होंने हुगली को बनाया। हमारा जो अब टॉपिक है वो है डिक्लाइन ऑफ पोर्तुगीज। पोर्तुगीज का डिक्लाइन 18th सेंचुरी से शुरू हो गया, और इनके डिक्लाइन पूरी तरह से कॉमर्शियल ट्रेड, जितना भी ट्रेडिंग होती थी वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा। और यही एक टाइम था जिसमें ये अपनी जो लोकल एडवांटेजेस थी वो लूज करने लगी, क्योंकि नए नए एम्पायर्स आ गए, पावरफुल एम्पायर्स या फिर डायनेस्टीज नई नई बनने लगी, और उसी टाइम पे मराठास काफ़ी इन्फ्लुएंशियल थे, इन्हें काफ़ी उनसे प्रॉब्लम भी क्रिएट हुई है। और उसी टाइम पे सेल्सिटी एंड बसीन कैप्चर किया मराठास ने पोर्तुगीज से। और उसी के साथ साथ इनकी डिक्लाइन होने की एक और वजह थी इन क्रिश्चियनिटी कि ये पूरी तरह से ये क्रिश्चियनिटी को बिलीव करते थे, तो क्रिश्चियन धर्म में वो कन्वर्ट करना चाह रहे थे दूसरे धर्म वालों को या फिर दूसरे रिलीजन्स को। इनिशियली तो वो मुस्लिम्स को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, उस टाइम पे हिंदू के लिए वो टॉलरेंट थे, बट धीरे धीरे ऐसे टाइम गया, हिंदूज को लेके भी वो इंटॉलरेंट हो गए थे, उन्हें भी पूरी तरह से कन्वर्ट करना चाहते थे। और जो उन्होंने उस टाइम का जी सूट जो एक सिस्टम था उनका वो चला हुआ था, उसकी वजह यही थी कि एक तो क्रिश्चियनिटी को ले काफ़ी जो उनके सिस्टम चल रहे थे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने के, और उस टाइम के जो नए एम्पायर जो इंक्रीज हो रहे थे, पावरफुल डायनेस्टीज इंक्रीज हो रही थी, ये दोनों वजह सबसे इंपॉर्टेंट थी। और उनका कॉमर्शियल ट्रेड धीरे धीरे कम हो रहा था, और यूरोपियन कंट्रीज के जितने भी ट्रेडिंग यहाँ पे या फिर ट्रेडिंग कंपनी स्टैब्लिश हो गई थी, उसकी वजह से भी उनका डिक्लाइन धीरे धीरे होता जा रहा। तो आज का हमारा जो आखिरी टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ पोर्तुगीज, और उनकी जो वजह ये रही है कि इमरजेंस ऑफ नेवल पावर। जो नेवल पावर जो थी वो इमर्ज हुई उस टाइम पे, और मालाबार कोस्ट या फिर अदर कोस्ट से जितने भी उस टाइम के एम्पायर्स लगे हुए थे, उन्होंने भी अपनी नेवल पावर्स को डेवलप किया, और शिप बिल्डिंग में काफ़ी आगे थे ये लोग, तो इससे काफ़ी इनोवेशंस आनी स्टार्ट हो गई थी। तो पहला तो पॉइंट ये था इमरजेंस ऑफ नेवल पावर। तो हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, मिलिट्री इनोवेशंस। मिलिट्री इनोवेशंस में क्या, मिलिट्री जैसे कि उनके नए नए आर्मर्स आ गए थे, वो पूरी तरह से डेवलप हुए थे, और किस तरह से वो फाइट करते थे उस टाइम पे, तो ये सब चीज़ें मिलिट्री में इनोवेशंस के तौर पे हमने देखी। पोर्तुगीज़ में मारीटाइम टेक्निक्स में उनके जो डैकयार्ड्स थे बड़े हैवी थे, उनके शिप्स जो थे, शिप बिल्डिंग इस तरह की थी, वो काफ़ी सी रूट के थ्रू जा सकते थे शिप्स से, और उसमें हैवी आर्मामेंट्स रख के भी वो ले जा सकते थे। और लास्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स की बात करें तो उस टाइम पे भी ये लोग परमानेंट नेविगेटर्स रखते थे, पायलट्स रखते थे शिप्स पे, और जिससे उनकी जो आर्मी थी वो डिसिप्लिन थी, एक तरह से कॉलोनाइज कर पाए इतने बड़े पार्ट को इंडिया के। आज हमारा पोर्तुगीज़ का टॉपिक ख़त्म होता है। हमने डिटेल में सारी चीज़ें देखी, कैसे पोर्तुगीज़ का आना हुआ, कैसे सी रूट्स को फाइंड किया, कौन कौन गवर्नर्स थे जो इंडिया में आए, और कैसे उन्होंने कॉलोनाइज किया इंडिया को। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।